छात्रों में कमल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी विद कमल में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की प्रश्न बैंक। जी हां, जो प्रश्न बैंक 2021 और 22 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से अधिकतर क्वेश्चन आने हैं। तो इसका आज मैं सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया हूँ। और मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 1 भूगोल का, जिसका नाम है संसाधन और विकास। इसकी प्रश्न बैंक के जो प्रश्न हैं 2 अंक के, उनके उत्तर भी मैं आपको आज समझाने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न जो है चैप्टर 1 का वो है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है, आपको याद रखना है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। और इसका निर्माण किस प्रकार की हुआ है, यानी जो जलोढ़ मिट्टी जो बनी है वो कैसे बनी है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो नदियों के द्वारा जो बहाकर लाए गए जो कंकड़ हैं, छोटे छोटे जो बारीक कण हैं, उनके द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, कौन सी मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो जलोढ़ मिट्टी। और कैसे इसका निर्माण हुआ है, तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जो बारीक कण हैं उनके द्वारा हुआ है। तो इसका उत्तर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका उत्तर है, देखिए क्या, भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए महीन कणों के द्वारा होता है। याद कर लोगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आते हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए क्या, सेकंड क्वेश्चन है, संसाधनों के अतिदोहन से, अतिदोहन का मतलब होता है संसाधनों के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग से, ठीक है, उत्पन्न हुई कोई 2 समस्याएं आपको लिखनी है। संसाधनों से, जब संसाधनों को ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो समस्या है वो है वनों के विनाश से वनों में रहने वाले जीव आवासों को क्षति पहुंची है। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा जब हम वन भी क्या एक संसाधन है, और वनों के विनाश हो रहा है, यानी कि वनों की कटाई हो रही है, तो वनों में रहने वाले वन्य जीवों के आवासों को क्षति पहुंची है। यानी कि उनके जो रहने के जो ठिकाने थे, जो रहने की जो जगह थी, वो भी अब क्या हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। ठीक है, जिसके कारण उनका जीवन प्रभावित हुआ है। इसके कारण उनका जीवन क्या है, प्रभावित हुआ है, यानी कि अब उनको घर नहीं है, तो उनके समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो पहली बात आपको समझ में आ गई। ठीक है। इसकी सेकेंड पॉइंट है, देखिए इसका सेकंड पॉइंट क्या है, संसाधनों का अतिदोहन से उनके समाप्त होने का संकट भी उत्पन्न हो गया। अगर हम संसाधनों को, कोई भी संसाधन है, जैसे मान के चलो हम पेट्रोलियम है, उसका अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, जल्दी समाप्त हो जाएगा, और समाप्त हो जाएगा तो हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। तो संसाधनों के ज़्यादा उपयोग से क्या है, संसाधनों के समाप्त होने का खतरा भी बना रहता है। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 उपाय बताइए। मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 उपाय आपको बताने हैं। देखो, मृदा अपरदन क्या है, मिट्टी का कटाव, उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो ठीक है, तो एक तो पशुचारण, जो पशु जो होते हैं वो ज़्यादा चर लेते हैं, तो इससे भी क्या है, मृदा का अपरदन होता है। तो अगर हम पशु चारण है उसको अगर कम कर दें, यानी पशुओं की जो चराई होती है खेतों में, उसको भी कम कर देंगे, तो क्या होगा, इससे मृदा का अपरदन कम हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो आपको क्लियर होगी। तो पहला पॉइंट क्या है, देखिए, मृदा अपरदन के उपाय जो हैं, अति पशुचारण को रोकना, अति पशुचारण को रोकना अर्थात चारागाहों का निर्माण। ठीक है, तो पशु कहीं ना कहीं तो चरेंगे, तो जो उनकी चारागाह, मतलब उनके चरने के लिए एक अलग से स्थान होता है, उसे चारागाह बोला जाता है। तो अगर हम उनका निर्माण कर देंगे तो क्या है, मृदा अपरदन रुक जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अधिक से अधिक, यहाँ पे जो आदि लिखा है उसे आप अधिक से अधिक कर लेना। ठीक है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। क्या होता है, जो पेड़, जो वृक्षारोपण होगा ज़्यादा तो क्या है, पेड़ ज़्यादा लगाए जाएंगे, और जब पेड़ ज़्यादा लगाए जाएंगे तो पेड़ जो हैं वो मिट्टी उसकी जो पेड़ की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को जकड़े रहती हैं। ठीक है, तो इसके कारण भी मृदा का जो अपरदन है वो रुक जाएगा। तो दोनों याद हो जाएंगे। तो मृदा अपरदन के 2 उपाय आपको समझ में आ गए। सबसे पहला क्या है, पशुचारण को रोकना। ठीक है, और दूसरा क्या है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, यानी पेड़ लगाना। क्लियर हो गया। अब आते हम 4th नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए, 4th नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको आना भी चाहिए। एजेंडा 21 क्या है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहले क्या है, एजेंडा 21 की जो थ्योरी है वो कहाँ से आई। तो क्या है, पहला पृथ्वी सम्मेलन सन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में संपन्न हुआ था। पहला पृथ्वी सम्मेलन आपको पता है ना कब हुआ था, सन 1992 में। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लेना, और ब्राज़ील में हुआ था, और ब्राज़ील का एक शहर था रियो डी जेनेरो। ठीक है, तो उस शहर में हुआ था।
ठीक है। इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पे हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो ये एजेंडा 21 कब इस पे जो हस्ताक्षर हुए यानी ये कॉन्सेप्ट कब आया, 1992 में आया। ठीक है, अब ये एजेंडा 21 क्या है ये भी हम बता रहे हैं। तो देखिए एजेंडा 21 क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। देखिए एजेंडा 21 एक घोषणा है, ठीक है, एक नियम है एक तरीके का, जिसका प्रमुख उद्देश्य संसाधनों का नियोजन, संसाधनों का यानी एजेंडा 21 को अगर आप पालन करते हो इसका मतलब क्या है, आप संसाधनों को कम से कम यूज करो। ठीक है, दूसरा सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास के बारे में अगर आपको नहीं पता है, सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि विकास को ऐसा करना यानी कि संसाधनों का ऐसे उपयोग करना कि किसी को हानि ना हो और संसाधन आगे तक कई लंबे समय तक चलते रहें, यानी कि जल्दी समाप्त ना हो। ठीक है, तथा विश्व के सभी देशों के आपसी संबंधों को मधुर बनाना था। क्लियर, समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार इसको मैं रिवाइज कर देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि पहला पृथ्वी सम्मेलन सन 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ। ठीक है, इस सम्मेलन में कितने राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया, यानी कितने देशों ने भाग लिया, 100 से अधिक देशों ने भाग लिया और इसमें ही एजेंडा 21 पर हस्ताक्षर किए गए। अब एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, संसाधनों का नियोजन, सतत पोषणीय विकास और विश्व के सभी देशों के आपसी संबंधों को मधुर बनाना था, यानी कि आपस में मित्रता का भाव होना चाहिए सभी देशों के बीच। क्लियर, याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम अगले की। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है। देखिए क्वेश्चन मृदा निम्नीकरण या फिर भू निम्नीकरण दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सभी आने वाले क्वेश्चन दिए हैं, यानी आईएमपी क्वेश्चन है, तो आप इनको लिख जरूर लेना। ठीक है, जिसके उत्तर प्रश्न और उत्तरों को साथ में आप लिखते चलना। लिखोगे तो क्या है, आपको अच्छे से याद कर लेना इन्हीं को, समझा तो मैं आपको रहा ही। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है, देखिए मृदा संरक्षण क्या है, भूमि में अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा अपरदन, भूमि में ज़्यादा सिंचाई होती है तो के कारण क्या होता है, उसके कारण मृदा का कटाव होता है यानी मृदा अपरदन, तथा भूमि का लंबे समय तक कृषि करने, जब भूमि पर हम क्या करेंगे, लंबे समय तक कृषि करेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के रसायनों के प्रयोग से क्या हो जाता है, भूमि के प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब भूमि में हम ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो मिट्टी का कटाव होता है, तो मृदा अपरदन होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, भूमि में हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं यानी कि उसमें खेती करते हैं और रसायनों का प्रयोग करते हैं, तो क्या है, भूमि के पोषक तत्वों में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। भूमि में जो पोषक तत्व होते हैं जिससे भूमि उपजाऊ होती है तो उसके पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, भूमि का उपजाऊपन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, मृदा निम्नीकरण कहा जाता है। क्लियर, याद हो जाएगा। एक बार और मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। ठीक है, क्या, मृदा अपरदन के कारण और भूमि को ज़्यादा समय तक कृषि करने के कारण उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग करने, ठीक है, कई खादों का प्रयोग करने के कारण भूमि का उपजाऊपन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस उपजाऊपन कम होने को ही क्या कहा जाता है, भूमि निम्नीकरण कहा जाता है या फिर मृदा निम्नीकरण कहा जाता है। इस क्वेश्चन को करने के बाद अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मृदा के निम्नीकरण को दूर करने के कोई 2 उपाय लिखिए, यानी जो भूमि निम्नीकरण होता है उसको दूर करने के कोई 2 उपाय क्या क्या हैं। तो इसका पहला उत्तर है, मृदा निम्नीकरण को दूर करने के उपाय हैं। सबसे पहला है अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो मृदा अपरदन कम होता है यानी भूमि निम्नीकरण कम होगा। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा है पशुचारण पर नियंत्रण। ठीक है, यानी कि जो पशुचारण होता है उसको कम किया जाए, पशुओं को जो उपजाऊ भूमि है वहाँ पे नहीं चराया जाए। ठीक है, उससे क्या होता है, मृदा अपरदन होता है और मृदा अपरदन होता है तो क्या, भूमि निम्नीकरण बढ़ जाता है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद हो जाएंगे। भूमि निम्नीकरण को दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए और पशुचारण पर नियंत्रित किया जाना चाहिए। क्लियर, याद हो जाएगा। अब आते हैं हम इसमें एक और पॉइंट दे दिया है, तीसरा पॉइंट है, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर, जो रेतीले टीले होते हैं ना उनको कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर किया जा सकता है। देखो रेतीले टीले क्या होते हैं, जो रेत होता है, अब आपको पता है रेत में क्या है, कटाव ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जकड़ कम होती है, तो क्या करें वहाँ पे हम कांटेदार पेड़ पौधे लगा दें। कांटेदार पेड़ पौधों की क्या होती है, जड़ें बहुत ज़्यादा होती है, जड़ों का जाल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या होते हैं, उस रेतीले टीले को क्या कर लेंगे, जकड़ लेंगे, तो मिट्टी का कटाव कम होगा। तो ये तीसरा पॉइंट है। समझ में आ गया आपको तीनों पॉइंट। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मिट्टी की विशेषताएं लिखिए। आपको मरुस्थलीय मिट्टी की विशेषता बतानी है।
तो देखिए सबसे पहला क्या है, मरुस्थलीय मिट्टी की सबसे पहली विशेषता क्या है, यह एक बालू प्रधान मिट्टी है। कैसी है, बालू प्रधान मतलब होता है उसमें रेत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसमें बालू के मोटे कण पाए जाते हैं। पहला पॉइंट आपको याद हो जाएगा, यह क्या है, एक बालू प्रधान मिट्टी है, ठीक है, जिसमें बालू के मोटे कण पाए जाते हैं, यानी कि रेत, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें, इस मिट्टी में नमी की कमी रहती है। ये जो मिट्टी होती है इसमें पानी बहुत कम टिकता है, क्योंकि रेत होता है, रेत में पानी टिकता नहीं है, ठीक है। तो इस मिट्टी में नमी की कमी रहती है और सिंचाई की कमी रहने पर यह मिट्टी बंजर पड़ी रहती है। अगर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होगा तो ये मिट्टी क्या है, कम उपजाऊ रहती है, तो फिर उस पर कृषि भी नहीं हो पाती है। जैसे आप राजस्थान में जो रेगिस्तान पड़े हैं उनको देखते होंगे, तो वो क्या है, वो मरुस्थलीय मिट्टी है, कहीं ना कहीं समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो इस प्रकार की जो मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी की समझ में आ गई आपको विशेषता क्या क्या है, एक तो बालू प्रधान मिट्टी है और दूसरी मिट्टी में नमी की कमी रहती है, और सिंचाई की अगर सुविधा नहीं होगी तो ये क्या ऐसी बंजर पड़ी रहती है। याद कर लोगे क्वेश्चन को। इसके बाद 7th के बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है, चादर अपर्दन किसे कहते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए चादर अपर्दन के लिए क्या है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के नीचे की ओर बहता है। यानी कि कई बार जो है जल ऐसी पहाड़ी क्षेत्र है, इस तरीके से ढलान वाला क्षेत्र है, और इसमें क्या है, पूरे में भर के पानी चल रहा है, ठीक है, पानी चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। तो इसका जब ये क्या है, इसमें जो मिट्टी होती है इस पे, तो मिट्टी भी क्या है साथ में घुल के क्या है नीचे चली जाती है, तो इसी को क्या कहते हैं, चादर अपर्दन कहते हैं। ये एक तरीके से जो चादर होती है ना उसको हटा देता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो चादर अपर्दन क्या है, कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, ऐसी स्थिति में मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, इसे क्या कहा जाता है, चादर अपर्दन कहा जाता है। याद हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांगर और खादर में कोई दो अंतर लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेना। देखिए बांगर और खादर में सबसे पहला जो अंतर है वो क्या है, सबसे पहला अंतर है पुराने जलोढ़ अवसादों से बने, ठीक है, पुराने जलोढ़ अवसाद क्या होते हैं, जो पुराने जलोढ़क होते हैं उनसे बने उच्च भू आकार को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। यानी जलोढ़ से जलोढ़क होते हैं जो पुराने, उनसे क्या उच्च भूभाग यानी ऊंचे ऊंचे, ठीक है, भूमि के आकार के क्या बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है, ठीक है। जबकि नए जलोढ़कों से निचले, जबकि नए जलोढ़क से बने निचले भाग को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। तो सिंपल सी बात आपको ये समझ में आ गई होगी, पुराने जलोढ़कों से जो मिट्टी बनती है, जो टीले से बनते हैं, ठीक है, वो थोड़ी ऊंचाई पे बनते हैं, उनको तो बांगर कहा जाता है। और जो नीचे बनते हैं, नए जलोढ़क आते हैं, जलोढ़क आप जानते हो जो बारीक बारीक कड़े होते हैं, उनको जलोढ़क बोला जाता है। तो जो नीचे होते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरा पॉइंट देखिए, बांगर पर अधिक ऊंचाई के कारण नमी की कमी रहती है। बांगर जो होता है उस वो क्या है, ज़्यादा ऊंचाई पर होता है, अभी बताया था कि ऊंचे टीले पर बनता है, तो इसके कारण वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता, और पानी नहीं पहुँचता तो नमी की कमी रहती है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, कम उपजाऊ रहते हैं। नमी की कमी रहने के कारण ये क्या है, कम उपजाऊ रहते हैं। जबकि खादर नीचे होने के कारण, नमी के कारण कैसे होते हैं, उपजाऊ रहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि बांगर कम उपजाऊ होते हैं और खादर ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। याद कर लोगे, ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद आता है 10th नंबर का क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों को लिखिए। तो इसका आंसर है, देखिए सबसे पहले क्या है, संसाधन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास। सबसे पहला यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन जो कि 1992 में हुआ था, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल सम्मेलन था, ठीक है। और इसी तरीके का दूसरा भी हुआ था जोहान्सबर्ग सम्मेलन, और जोहान्सबर्ग हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, ठीक है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, वहाँ पे हुआ था, ठीक है, जो हुआ था सन 2002 में। तो याद हो जाएगा, ये क्वेश्चन तो सिंपल है, इसमें तो कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। इसके बाद है यहाँ पे 11वां क्वेश्चन, मृदा निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। मृदा निम्नीकरण क्यों होता है उसके दो कारण आपको लिखना है। तो देखिए उत्तर है यहाँ पे मृदा, सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है, आपको याद करना है, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 4 स्टेट को आपको याद रखना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है।
यानी कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो भूमि निम्नीकृत हो रही है उसका प्रमुख कारण क्या है? अति पशुचारण। जो पशु क्या है उपजाऊ भूमि में चरते रहते हैं, ये क्या है? भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कौन सा है? देखिए, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, में अधिक सिंचाई मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। तो पंजाब में क्या है? लोग ज़्यादा कृषि करते हैं, उसकी सिंचाई भी ज़्यादा करते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी से भरे हुए खेत होते हैं। इसके कारण भी भूमि क्या हो जाती है? निम्नीकृत हो जाती है, यानी कम उपजाऊ हो जाती है। तो दोनों पॉइंट याद हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको एक बार और मैं रिकॉल कर देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ज़्यादा पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण होता है, ठीक है। और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण होता है। क्लियर, याद हो जाएगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे उत्तर है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेने हैं और लिख लेने हैं। अगले 2 नंबर के क्वेश्चन जो अगले चैप्टर के हैं वो भी मैं आपको कराने वाला हूं। तो पूरी प्रश्न बैंक मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।